आज सुनिए हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध एवं सुपरिचित कथाकार तेजेंद्र शर्मा की लिखी हुई कहानी रेत का घरौंदा। तेजेंद्र शर्मा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। प्रवासी साहित्यकार होते हुए भी वो हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकारों में से एक हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी रेत का घरौंदा। मेरी जुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। आज फिर वही हुआ। ये मेरे साथ ही क्यों होता है? जीवन के कटु अनुभवों से भी कुछ सीख नहीं पाई हूँ मैं। बार बार जीवन से नई उम्मीदें लगा बैठती हूँ। जब जब उम्मीदों की चादर में छेद हो जाते हैं, एक बार फिर रेत के घरौंदे बनाना शुरू कर देती हूँ। ये भी भूल जाती हूँ कि प्रारब्ध कितनी बेरहमी से रेत के घरौंदों को कुचल देती है। निल्सन से नरेन तक का सफ़र मेरी पिछली 10 वर्षीय ज़िंदगी का लेखा जोखा है। निल्सन जीवन से भरपूर, जीवन के छोटे से छोटे पहलू को भी जीना चाहता था। पैसे की कोई कमी नहीं थी। 5 बेडरूम का घर, लंदन शहर के बीचों बीच। बेडरूम की खिड़की में से ही पूरा ग्रीन पार्क दिखाई देता था। गर्मी की दोपहरी में चमकता हरियाली से भरपूर ग्रीन पार्क। कितनी यादें जुड़ी हैं इस पार्क से भी। तब मैं 19 की रही होंगी या फिर 20 की, वैसे इससे क्या फ़र्क पड़ता है। नेल्सन कहीं भी अपने प्यार का इजहार करने में शर्म महसूस नहीं करता था, फिर चाहे पार्क हो या सड़क। लंदन में पैदा होने और गोरी चमड़ी का मालिक होने का एक ये भी जो लाभ है। मैं पंजाब के एक छोटे से गांव में जन्मी। अब तो सिर्फ नाम ही याद है, नकोदर। ना जाने कैसा लगता होगा देखने में। कुछ महीनों की ही तो थी जब बाबूजी और बीजी मुझे और मेरे दोनों भाइयों को लेकर लंदन चले आए थे। दोनों भाई उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े हैं। बड़ा महेश तो 10 वर्ष बड़ा है और सोमेश उससे 3 वर्ष छोटा है। जाहिर है घर की सबसे छोटी सदस्य मैं ही थी। सबका प्यार जैसे मेरे लिए आरक्षित था। सबकी लाड़ू थी मैं। घर में शायद ही किसी को याद होगा कि मेरा कोई नाम भी है। सब मुझे लाड़ू ही कहकर बुलाते थे। दीपा तो किसी को याद ही नहीं रहता था। बहुत सी बातों को याद ना रखना अच्छा रहता है। अब नेल्सन को मिलने से पहले मेरे जीवन में ऐसा क्या था जिसे मैं अपनी याद में सहेज कर रखूं? हाँ, उन दोनों बहुत अच्छा लगता होगा कि बाबूजी और बीजी अपनी लाड़ों की जिद पूरी करने के लिए कैसे आपस में झगड़ पड़ते थे। पर बचपन के साथ ही ये यादें भी उड़न छू हो गईं। भाई कैसे अपनी बहन के नाज नखरे उठाते थे, मेरे लिए ये भी इतिहास की बात हो गई है। आज की हालत तो ये है कि उन्हीं भाइयों की शक्ल देखे भी वर्षों बीत गए हैं। समय को रोक कर, सहेज कर, अलमारी में बंद करके तो रखा नहीं जा सकता। नरेन हमेशा जीवन की व्याख्या बड़े खूबसूरत ढंग से करता है। कहता है, इंसान का जीवन एक पहले से रिकॉर्ड किए वीडियो कैसेट की तरह होता है, जिस वीसीआर में केवल प्ले का बटन है, रिवाइंड और फास्ट फॉरवर्ड के बटन हैं ही नहीं। जीवन जैसा है वैसा ही जीना पड़ता है। आप सुहाने पलों को रिवाइंड करके दोबारा नहीं जी सकते और दुखी पलों को फास्ट फॉरवर्ड करके आगे नहीं जा सकते। मनुष्य यदि इतना ही समझ ले तो अपनी परेशानियों से अधिक परेशान नहीं होगा और ज़िंदगी को जीना सीख लेगा। मुझे नरेन की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि जीवन के हर पहलू के लिए तर्क खोज लेता है, और यही बात सबसे अधिक बुरी भी लगती है कि जीवन उसके लिए तर्क वितर्क ही बनकर रह गया है। जीवन जीना जैसे उसको भूल ही गया है। उसने जैसे दिल से जीना बंद कर दिया है, दिमाग से जीना शुरू कर दिया है। उसके पास इसके लिए भी तर्क है। कहता है, दिल का काम है सिर्फ धड़कना, सोचना नहीं। भावना और तर्क दिमाग के ही 2 रूप हैं। हर व्यक्ति दिमाग से ही सोचता है और जीता है। किसी के दिमाग में भावनाएं तर्क शक्ति पर हावी हो जाती हैं तो वो इंसान भावुक बन जाता है, तर्क शक्ति को तिलांजलि दे देता है। जबकि किसी के दिमाग में तर्क शक्ति भावनाओं से अधिक बलशाली हो जाती है तो भावुकता उस व्यक्ति का साथ छोड़ जाती है और वो अपने जीवन का संचालन तर्क से करता है। दिल से जीना केवल कमज़ोर आदमियों और शायरों की कोरी बकवास है। निल्सन तो दिल से जीता था, चाहे नरेन मेरी इस बात को माने या ना माने। निल्सन खुलकर ठहाका लगाता था। कम से कम इस मामले में तो बिल्कुल भी अंग्रेज़ नहीं था, दिल का सच्चा था। मेरी कंपनी में मैनेजर था। कंपनी का प्रबंध संभालते संभालते उसने कब मेरे दिल का प्रबंध भी अपने हाथों में ले लिया था, पता ही नहीं चला। अचानक महसूस हुआ कि नेल्सन के सामने मैं सहज नहीं हो पाती। दिल चाहता था कि वो मेरे आसपास रहे, पर
उससे बात करते वक्त होंठ सूखने लगते थे, धड़कन तेज हो जाती थी। मनुष्य जीवित होकर भी है से था कैसे हो जाता है? नेल्सन तो आज भी जिंदा है। शायद उसने अपनी माँ की पसंद की लड़की से विवाह भी कर लिया हो। जब मैं कर सकती हूँ तो वो क्यों नहीं करेगा? फिर एकाएक मेरे लिए केवल अतीत का हिस्सा बनकर कैसे रह गया? ठीक भी तो है, यदि नरेन मेरा वर्तमान है तो नेल्सन को अतीत बनना ही होगा। आजकल नेल्सन को ज़्यादा याद करने लगी हूँ। उसकी BMW कार तो इसकी वजह नहीं हो सकती। उसका बड़ा सा घर भी कोई विशेष कारण नहीं होना चाहिए। तो फिर ऐसा क्या है? क्यों वो फिर से मेरे जीवन में घुसपैठ करने लगा है? जब जब नरेन से नाराज़ होती हूँ तभी ये घुसपैठ थोड़ी शिद्दत से होने लगती है। जब जब नरेन के व्यवहार से प्रसन्न होती हूँ तो क्या मजाल कि हम दोनों के बीच किसी की याद तो क्या विचार भी आ जाए। सच तो ये है कि नरेन ने मेरे अतीत के बारे में कभी कोई सवाल नहीं किया। उसने नेल्सन की निशानी टॉम को भी पूरे मन से अपना लिया है। उसे स्कूल छोड़ने जाता है, पढ़ाता है और तो और हिंदी बोलना भी सिखाता है। गोरा टॉम अपने अंग्रेजी लहजे में हिंदी बोलता कितना अच्छा लगता है। आज 8 वर्ष का हो गया है टॉम। सिर्फ साल भर का था जब नेल्सन से संबंध विच्छेद करके आई थी। शिवांगी तो मरने के बाद भी नरेन के जीवन का अटूट अंग बनी हुई है। कैंसर की रोगी, दोनों छातियां कटवाई हुई शिवांगी के शरीर में ऐसा क्या होगा कि नरेन के तन और मन से शिवांगी निकल ही नहीं पा रही? कितनी बेरुखी से कह गया नरेन। मेरे पास जितना प्यार था वो सब शिवांगी पे खर्च कर चुका हूँ। अब कुछ नहीं बचा है मेरे पास। प्यार का सोता सूख चुका है। नरेन को जीवन की एक अहम बात का एहसास नहीं है कि प्यार ही तो जीवन का एक ऐसा धन है जो जितना खर्च किया जाए उतना ही बढ़ता है। नेल्सन और मेरा प्यार भी फल फूल रहा था। अब तो दफ्तर में भी सबको एहसास हो चुका था कि कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। मेरे चेहरे पर प्यार की इबारत साफ लिखी रहती थी, उसे कोई भी पढ़ सकता था। फिल्मों में देखती थी जब नायक नायिका को 3 शब्द कहता है, आई लव यू, तो नायिका के चेहरे पर कैसे भाव आते हैं। मन चाहता था जब कभी भी नेल्सन मुझे ये शब्द कहे तो सामने कहीं दर्पण लगा हो। इन शब्दों का प्रभाव मैं अपने चेहरे पर देखने को अधीर थी। किंतु जब तक नेल्सन ने शब्द ना कहे तो चेहरा देखने का अर्थ ही क्या रह जाता है। अभी तो मेरे चेहरे पर बड़े बड़े अक्षरों में बस एक ही नाम छपा रहता था, नेल्सन। मेरे दफ्तर में कई हिंदुस्तानी लड़कियां काम करती थीं, अधिकतर गुजराती थीं, मनी मन कहीं मुझसे जलती भी थीं। उनके माता पिता भारत से उनके लिए पति आयात करना चाहते थे। उनके मन में भी तीव्र इच्छा उठती थी कि कोई नेल्सन उन्हें भी चाहे। एक तरह से मैं ही उनकी नायिका बन गई थी। जो वो केवल सोच पाती थी मैं कर रही थी। सोचते तो मेरे माता पिता भी थे कि मैं गलत दिशा में जा रही हूँ, परंतु मैं तो नेल्सन के प्यार में सराबोर थी। कुछ यूँ सा लगता था जैसे कई जन्मों से एक दूसरे को जानते हों। जन्म? हाँ, मेरा जन्मदिन ही तो था। नेल्सन ने मुझे एक हीरे की अंगूठी भेंट की थी। दोपहर के लंच ब्रेक में ही मेरे पास आया था। दीपा, आज हम डिनर साथ साथ करेंगे। नेल्सन वो कैसे समझाती कि हमारे परिवार में जन्मदिन एक पारिवारिक त्यौहार होता है और फिर लाड़ों का जन्मदिन। घर में सभी अपनी लाड़ों की प्रतीक्षा में होंगे। फिर सोचा कल को तो नेल्सन के साथ ही परिवार बनाना है। मन में कहीं डर भी था कि कहीं नेल्सन का प्रेम क्षण भंगुर का स्वप्न ही ना साबित हो। साउथ हॉल के महाराजा रेस्टोरेंट में बैठे थे हम दोनों। नेल्सन ने शैम्पेन मंगवाई थी। मैं जानती थी कि नेल्सन को शैम्पेन पीने से सिर दर्द हो जाता है, पर आज मेरा जन्मदिन था। नेल्सन के लिए भी तो महत्वपूर्ण था ये दिन। मेरी संगत में नेल्सन को भी भारतीय भोजन पसंद आने लगा था। चिकन टिक्का उसे विशेष तौर पर पसंद था। वो टिक्का को हमेशा टीका कहता था। शैम्पेन का गिलास उठाकर नेल्सन ने चीयर्स कहा था, और साथ ही वो शब्द भी जिनकी प्रतीक्षा मुझे बेचैन किए जा रही थी। अपने अनोखे अंदाज में उसने मेरी ठोड़ी थोड़ी ऊंची उठाई थी और सीधा मेरी आंखों में देखा था। आई लव यू दीपा, मुझसे शादी करोगी? सैकड़ों घंटियां एक साथ बजने लगी थीं। जीवन की तमाम खुशियां मुझे मिल गई थीं। मन कह उठा कि जीवन में इससे मधुर क्षण दोबारा कभी नहीं आ पाएगा। यदि मैं उसी क्षण मर जाती तो भी जीवन से कोई शिकायत नहीं होती, क्योंकि उस वक्त मैं संसार की सबसे तृप्त औरत होती। तभी नेल्सन ने मेरे करीब आकर अपने होंठ मेरे होंठों पर रख दिए थे। उसका आज का चुम्बन फरिश्तों की तरह पवित्र लग रहा था। दीपा नेल्सन, सोच कर ही रोमांच हो रहा था।
परंतु क्या आज मुझे नेल्सन के बारे में सोचना चाहिए? क्या ये पाप नहीं होगा? किंतु नरेन क्या शिवांगी के बारे में नहीं सोचता? उसके लिए भी तो तर्क है उसके पास। तुम नेल्सन को इसलिए छोड़कर आई हो क्योंकि तुम्हारी उससे नहीं बनी। शिवांगी की बात दूसरी है। वो अपनी मर्जी से मुझे छोड़कर नहीं गई, भगवान ने उसे उठा लिया। मुझे उसकी हर बात याद करने का हक है। कितनी नाराज़गी थी नरेन की आवाज़ में। मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि जैसे वो शिवांगी को याद करता रहता है, अगर मैं भी नेल्सन के बारे में वैसी बातें करना शुरू कर दूं। बाद में घंटों रोती रही कि ये बात कही क्यों। कहने से बाज भी तो नहीं आती। नरेंद्र को साफ साफ कह दिया कि सुनीता और मंदिरा से ना मिला करे। मुझे उन दोनों की नीयत पर शक है। वो नरेंद्र को केवल मित्र नहीं समझती हैं, उनके मन में कुछ और है। गुस्से में तो यहाँ तक कह गई कि उसकी अपनी नौकरानी उसका बिस्तर गर्म करती रहती है। तिलमिला उठा था नरेंद्र, उठकर लिविंग रूम में चला गया था। ये नरेंद्र की नई आदत है। गुस्सा आता है तो आधी रात को भी बेडरूम छोड़कर लिविंग रूम में चला जाता है। आवाज़ ऊंची नहीं करता। काश ये उसने मेरे लिए किया होता। ये भी शिवांगी के लिए करता है। शिवांगी को वचन दिया था उसने कि कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेगा। यहाँ भी शिवांगी मुझे मात दे जाती है। क्यों? शिवांगी मरकर भी मेरी सौत क्यों बन गई? पर अगर शिवांगी जिंदा होती तो क्या मैं नरेन के पास होती? नरेन से पहली मुलाकात लंदन में ही हुई थी, हाउंसलो हाई स्ट्रीट में। मैं टॉम को बग्घी में बैठाकर मैकडॉनल्ड से मिल्क शेक लेने अंदर गई थी। बाहर आई तो देखा कि टॉम के साथ एक अजनबी खड़ा है। तरह तरह के मुंह बनाकर आवाज़ें निकालकर टॉम से बातें कर रहा है। वो तो सोच भी नहीं सकता था कि टॉम की माँ कोई हिंदुस्तानी लड़की हो सकती है। बाद में नरेन ने बताया भी था कि पहली मुलाकात में वो मुझे टॉम की आया समझ बैठा था। टॉम रो रहा था और बग्घी में अकेला था। नरेन उसे चुप कराने में व्यस्त था। बातों ही बातों में नरेन ने उसे बताया था कि वो लंदन निवासी नहीं है। वो ऑफिस के काम से लंदन आया है और अगले ही दिन वापस भी जा रहा है। ना जाने क्यों पहली नज़र में नरेन अच्छा लगा था। बात करता था तो जैसे मुंह से कविता निकलती थी। कुछ ऐसा था उसके व्यक्तित्व में कि आकर्षित हुए बिना नहीं रहा जा सकता था। पहली मुलाकात बहुत छोटी थी और उस समय में भी उसे पत्नी के लिए एक सेंट माइकल की ब्रा खरीदनी थी और रेवलॉन की लिपस्टिक, घर के लिए और कुछ छोटा मोटा सामान। अगली सुबह उसकी उड़ान थी। सुनकर तसल्ली हुई कि ऑफिस के काम से नरेन हर 3-4 महीने बाद लंदन का दौरा कर ही लेता है। और 3-4 महीने बाद टेलीफोन की घंटी पर सवार नरेन आ पहुंचा था। पेंटा होटल से बोल रहा था। टॉम रो रहा था, उसे भूख लगी थी। टॉम रोता भी अंग्रेजी में है। नरेन के सवाल से होठों पर स्वयं ही हंसी उभर आई थी। फ़ोन किया भी तो बड़े अंदाज से था। जी, गोरे बेटे की काली माँ से बात कर सकता हूँ? सच होकर भी अच्छा नहीं लगा था ये वाक्य। नरेन मेरे लिए एक शैम्पेन की बोतल ले आया था। मैंने उसे सीधा फ्रिज में रख दिया था। जब उससे पूछा कि क्या पिएगा तो बोला स्क्रू ड्राइवर। मैं उसे कहाँ बख्शने वाली थी। स्क्रू ड्राइवर तो तुम्हारे स्क्रू से कस सकती हूँ पर पिला नहीं सकती। नेल्सन भी तो स्क्रू ड्राइवर ही पसंद करता था, वोदका और संतरे का रस। नरेन को भी शैम्पेन पीने से सिर में दर्द हो जाता है। शिवांगी की मौत के बाद तो नरेन ने कुछ भी पीना बंद कर दिया, जीना भी बंद कर दिया है। शिवांगी थी भी तो अद्भुत। भगवान ने जैसे उसे फुर्सत के क्षणों में बनाया था। जो भी उसे मिलता उस पर लट्टू हुए बिना नहीं रह सकता था। हमारी बीवी को देखकर अगर कोई आदमी दोबारा मुड़कर नहीं देखे तो वो आदमी नॉर्मल हो ही नहीं सकता, नरेन का एक दावा था। परंतु शिवांगी केवल शरीर से सुंदर नहीं थी, उसका मन उसके शरीर से भी कहीं ज़्यादा सुंदर था। मैं जब पहली बार मुंबई गई थी तो नरेन के घर ही ठहरी थी। शिवांगी को मिलने के बाद कुछ यूं सा महसूस हुआ था जैसे मैं शिवांगी की मित्र हूँ और नरेंद्र केवल मेरी मित्र का पति है। शिवांगी जीवन के हर क्षेत्र में एक संपूर्ण व्यक्तित्व थी। पढ़ाई, रसोई, सिलाई, कढ़ाई, साहित्य, राजनीति और बच्चों की परवरिश, सभी विषयों में दक्ष। गार्गा और कुणाल दोनों में शिवांगी की छवि दिखाई देती है। नरेन को भी अच्छा लगता है कि उसके दोनों बच्चों की शक्ल में शिवांगी आज भी जिंदा है। टॉम तो देखने में अंग्रेज लगता है। नरेन कहाँ कहने से बाज आता है। गोरे बेटे की काली अम्मा, हम तो तुम्हें पहली मुलाकात में टॉम की आया समझे थे। उस हिसाब से तो मैं भी उसका अर्दली हो गया। नरेन अनुशासन के मामले में सख्त है पर टॉम को बहुत प्यार करता है। प्यार तो नेल्सन भी मुझे बहुत करता था। फिर मैं नेल्सन को छोड़ने को क्यों मजबूर हो गई थी?
मैं भी तो उसे कम प्यार नहीं करती थी। नेल्सन की एक माँ भी थी, वो मेरे लिए सदा एक अंग्रेज औरत ही बनी रही, माँ नहीं बन पाई। और नेल्सन कभी भी ये बात नहीं समझ पाया कि मैं अपनी माँ, अपने पिता और भाई सभी को छोड़कर आई हूँ। उसकी माँ विधवा थी, यही उसकी माँ का सबसे बड़ा हथियार था। अपने विधवा होने का नाटक वो इतनी निपुणता से करती थी कि इस संसार की सबसे दुखियारी औरत वही लगती थी। उसकी आकांक्षा थी कि उसका पुत्र किसी लॉर्ड या नाइट का दामाद बने, परंतु उसके पुत्र ने एक अकाउंटेंट और वो भी भारतीय से विवाह कर लिया था। नेल्सन की माँ मुझे बार बार याद दिलाती थी कि उसका पिता भारत में अफसर हुआ करता था और उन दोनों रेस्टोरेंट में भारतीयों और कुत्तों को अंदर आने की अनुमति नहीं होती थी। आज भारतीय उसकी बहू थी, उसके लिए तो डूब मरने की बात थी। उसने अपने रिश्तेदारों से मिलना जुलना तक बंद कर दिया था। उसे डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे। नेल्सन ने उसे जीते जी मार डाला था। नेल्सन का तो नहीं मालूम, परंतु मैंने अपने माता पिता की हत्या कर ही दी थी। माँ को पक्षाघात हो गया था, पिता को दिल का दौरा पड़ा था। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उनकी परवरिश में कहाँ कमी रह गई थी कि दीपा उनके मुख पर कालिक पोत कर चली गई। महेश और सोमेश ने तो सदा के लिए मुझसे नाता तोड़ लिया था। मेरी राखी और भाई दूज को अनाथ कर दिया था उन्होंने। ऐसे माहौल में हम हनीमून पर निकले थे। नेल्सन और मैं स्वयं भारत जाने को खासे उत्सुक थे। हमारा सफ़र दिल्ली से शुरू होकर आगरा, जयपुर, कश्मीर, बम्बई, गोवा, ऊटी से होता हुआ कन्याकुमारी पर जाकर समाप्त हुआ था। हर शहर में 5 सितारा होटल में ही रखा मुझे। नरेन से विवाह को तो 10 महीने हो गए। अब तक तो हम अकेले एक फिल्म भी नहीं देखने गए। हनीमून को लेकर नरेंद्र की एक अलग ही विचारधारा है। हनीमून जीवन में एक ही बार मनाया जाता है, वो तुम भी मना चुकी हो और मैं भी। घर में एक जवान बेटी है, हमें अपने बर्ताव को संयत और परिपक्व बनाना होगा। बच्चों के सामने हमें बड़ा दिखना है, बच्चा नहीं। नरेन मेरी दिक्कत को समझता नहीं, ये कहना तो गलत होगा, पर अपनी तर्क शक्ति से मेरी हर ख्वाहिश का गला घोंट देता है। मैं सोचती हूँ शिवांगी तो मरी है, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ, मुझे क्यों जिंदा मार देना चाहते हो। नरेन दसियों चीज़ें गिनवा देता है कि देखो तुम्हारे लिए ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। जो बोल रहा होता है वो सब उसने किया होता है, पर क्या वही जीवन है। नरेन को जब पता चला कि शिवांगी को स्तन कैंसर हो गया है तो उसने सबसे पहले मुझे ही सूचित किया था। शिवांगी का बायां स्तन कटवा दिया गया। उसके तीसरे ही महीने दायां स्तन भी कैंसर की भेंट चढ़ गया। मैं सोच सोच कर हैरान होती रहती थी कि बिना छातियों के शिवांगी से नरेन कैसे प्यार कर पाता होगा। कैंसर के भयावह नाम ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं शिवांगी को मिलने मुंबई जाऊं। टॉम को साथ लिए नरेन के घर जा पहुंची थी। घर के बाहर दरवाजे पर नई नाम पट्टी लगी थी, नरेन और शिवांगी का घरौंदा। मन में कहीं एक टीस सी उभरी थी, कोई किसी को इतना प्यार कैसे कर सकता है, और प्यार के इजहार का इतना खूबसूरत तरीका। शिवांगी मुझे गले मिलकर बहुत रोई थी। मैंने शिवांगी को पहली बार रोते देखा था। दीपा, अब तो जीवन पर कोई विश्वास नहीं रह गया है, पता नहीं कब बुलाव आ जाए। गार्गी और कुणाल को तुम्हारे हवाले किए जा रही हूँ, मेरे बाद इनकी देखभाल तुम्ही को करनी होगी। शिवांगी, नरेन को पूरा विश्वास है कि तुम ठीक हो जाओगी। जिस विश्वास से वो तुम्हारा इलाज करवा रहा है, उससे मेरे मन में भी विश्वास की कली अंकुरित हो रही है। तुम्हें ठीक होना ही है। अब ठीक होकर भी क्या करूँगी? लगता है सारी दुनिया मेरी सपाट छातियों को देख रही है। बिल्कुल अधूरी हो गई हूँ मैं। इन छातियों की तारीफ में नरेन कविता करने को मजबूर हो जाता था, आज तो उससे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं बटोर पाती। क्या नरेन ने कभी तुम्हारी छातियों के बारे में कुछ कहा? वो क्या कहेगा? वो तो मुझे इतना प्यार करता है कि अगर सारी उम्र बिस्तर पर पड़ी रहूं तो भी उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं उभरेगी। पर मैं भी तो उसे प्यार करती हूँ। जानती हो, केवल देखने से प्यार की भूख नहीं मिटती, शरीर की भी ज़रूरत पड़ती है। ये आदमी अगर सारी उम्र मेरे शरीर के साथ संबंध नहीं बना पाएगा तो भी शिकायत नहीं करेगा। मैं तो बस इसे एक नज़र प्यार से देख लूँ तो इसे संभोग का आनंद आ जाता है। मेरी कोई ऐसी सहेली भी तो नहीं जो नरेन के काम आ सके। शिवांगी रो पड़ी। इतनी बड़ी बात और शिवांगी इतनी सहजता से कह गई। यदि मुझे पता चलता कि नेल्सन का किसी दूसरी औरत से संबंध है तो मैं नेल्सन का जीना मुश्किल कर देती। और ये औरत अपनी किसी सहेली की तलाश कर रही है जो बिस्तर में इसके पति के काम आ सके। मन में आया था कि कह दूं मैं हूं ना, पर कह पाना इतना आसान नहीं था।
अब गार्गी और कुणाल मुझसे और अधिक जुड़ने लगे थे। जितने भी दिन मुंबई में रही मैं इन्हें रोज़ अपने साथ बाहर ले जाती थी। वो दोनों भी टॉम से बहुत प्यार करने लगे थे। नरेंद्र अपनी शिवांगी के पास बैठता था। अगली बार नरेंद्र लंदन आया तो शिवांगी ने हरे कांच की चूड़ियाँ भेजी थीं। मुझे लगा जैसे शिवांगी ने अपनी बम्बई वाली बात फिर याद करवाई है। रात के खाने के बाद मैंने नरेंद्र को होटल नहीं जाने दिया, घर पर ही रोक लिया। उस रात मैंने शिवांगी की चूड़ियों की लाज रख ली थी और उसकी ऐसी सहेली बन गई जो उसके पति के काम आ सके। नेल्सन से अलग होने के बाद मैंने पहली बार किसी मर्द के शरीर को छुआ। दोनों को एक विचित्र सी तृप्ति का एहसास हुआ था। मन में किसी पाप का एहसास नहीं था। मन में कहीं एक शक भी उभरा था, नरेंद्र तो मुझे प्यार नहीं करता, फिर मेरे साथ हम बिस्तर होने को तैयार कैसे हो गया। पर उन क्षणों का आनंद इतना संपूर्ण था कि इस बेकार से सवाल को खड़ा होने का अवसर नहीं मिला। अब मैं नरेंद्र के लंदन आने की प्रतीक्षा करने लगी थी। नरेंद्र के लंदन आने का अर्थ था कि मैं तो दफ्तर नहीं जाऊंगी। बात अब शिवांगी की सहेली बने रहने तक नहीं थी, अब मैं नरेंद्र की भी सखी बनना चाहती थी। किंतु नरेंद्र का व्यवहार मेरे प्रति खास कैलकुलेटिव था। वो अपने प्यार का इजहार खुलकर नहीं करता था, दबे स्वर में भी कहा करता था। अंतरंग क्षणों की पराकाष्ठा में भी कभी उसके मुंह से नहीं निकला आई लव यू। फिर भी एक बात की तसल्ली थी कि हम दोनों के बीच कभी शिवांगी आकर खड़ी नहीं हुई। शिवांगी जब जीवित थी तो हमारे बीच नहीं आ सकी, परंतु मरने के बाद मेरी सबसे अच्छी सहेली मेरी दुश्मन क्यों बनती जा रही है। वर्षा में साजन के साथ भीगने का आनंद ही कुछ और होता है, पर नरेंद्र वर्षा में भीगते हुए मेरे साथ चलते हुए भी मुझे अकेला छोड़कर शिवांगी के साथ हो लेता है। मन एक ही सवाल बार बार पूछता है कि मेरे दो दो पति जीवित हैं, मैं फिर भी अकेली हूँ, और शिवांगी इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उसका पति मेरे आसपास दिखाई देता रहता है। अभी आप सुन रहे थे तेजेंद्र शर्मा जी की लिखी हुई कहानी रेत का घरौंदा। हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक लेखिकाओं की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।